Hello guys, I am Vishal Kumar and welcome to my channel Skillmist. From today onwards, we are going to start our new lecture series for physics class 9, and today it's the first day of the lecture and we are going to start our lecture from the first topic, that is motion. So let us proceed. If you like this video, then please like, subscribe and share the video to your friends and other colleagues. So firstly, physics. It is generally the study of all the matters in our surrounding. And here, from that, our first topic is mechanics. This is what the study of object in rest and motion. Mechanics is further divided into two parts, that is statics and dynamics. Statics, it is the study of object at rest, and dynamics is the study of object when it is in motion. So ये सारे चीज़ें हम लोग आगे और डिटेल में भी देखेंगे, समझेंगे और इसके बारे में और नॉलेज गेन करेंगे. सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से जो है हमारा रेस्ट. सो a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding or with respect to time. So हम एक बॉडी को रेस्ट पे कब कहेंगे? जब वो अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में और उसके सराउंडिंग के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रेस्पेक्ट पे अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे. जैसे अगर एक बुक, okay, for example a book is placed on the table will be at rest. Why? This is because it does not changes its position with respect to other objects in the room with the passage of time. So जब कोई एक टेबल जब कोई बुक हमारे टेबल में प्लेस्ड है तो वो रेस्ट में रहेगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंटरवल क्रॉस हो रहा है वो बुक का पोजीशन उस टेबल से चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. सो ये जो बुक है हमारा ये रेस्ट के पोजीशन में है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारा चैप्टर का भी नेम है, वो है मोशन. तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. ओके, एक बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे? जब वो अपना पोजीशन उसके सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में चेंज करता है तो उसे हम मोशन में कहते हैं. इसे हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अगर एक कोई बस मूविंग है, कोई एक बस चल रही है हमारे रोड में, तो वो उसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जो कि बस के बाहर है, जैसे हमारा माइलस्टोन हो गए, हमारे रोड साइड ट्रीज हो गए, पोल्स हो गए, उनके कंपैरिजन में हमारा बस क्या है? मोशन में है. दैट मीन्स वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. सो द बस इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो क्या है कि रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर. रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर. इस स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ओके, सो दिस इज बिकॉज देयर इज नो फिजिकल बॉडी इन दिस यूनिवर्स which is at absolute rest. Okay, which is at absolute rest. So कोई भी हमारा ऐसा फिजिकल बॉडी नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है, कंप्लीट रेस्ट में है. आइदर वो अगर किसी एक सिचुएशन में अगर वो रेस्ट में है तो किसी और सिचुएशन में वो क्या होगा? मोशन में होगा. जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं. If a person is sitting in a bus at rest with respect to its fellow passengers, but it is in motion
with respect to the objects outside the bus. So, अगर कोई पर्सन किसी बस में बैठा हुआ है, ओके, तो वो रेस्ट पे है किसके कंपैरिजन में, उसके फेलो पैसेंजर्स के कंपैरिजन में। लेकिन वही अगर उस पैसेंजर को हम कंपेयर करते हैं आउटसाइड ऑब्जेक्ट से, जो कि बस के बाहरी ऑब्जेक्ट है, अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो वो क्या है, मोशन में है। ये वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि हमारा रेस्ट एंड मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कि कोई भी एक बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं रह सकता, वो आइदर एक सिचुएशन में अगर रेस्ट में है तो दूसरे सिचुएशन में मोशन में होगा। ओके, तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये एक टर्म है जिसे हमें समझना है क्योंकि इसका हम पूरे फिजिक्स में यूज करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो कि हमें उसे मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे इसके दो पार्ट्स है, फर्स्ट स्केलर एंड सेकेंड वेक्टर। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, that is, it is a scalar quantity is a type of physical quantity which has only magnitude but not any specified direction. That means ऐसा physical quantity जिसके पास only magnitude हो, कोई specific direction ना हो। For example, distance, speed और ऐसे बहुत सारे। अब इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हम डिस्टेंस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, मान लीजिए हम अगर लिखते हैं 5 किलोमीटर। ओके, अगर हम लिखते हैं 5 किलोमीटर, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ओनली वैल्यू है। ओके, कि एक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। इसमें ये क्लियरफाई नहीं है कि किस डायरेक्शन में करता है। लेकिन वही अगर हम वेक्टर क्वांटिटी देखें तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सो वेक्टर क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction, and so the example of vector quantity can be given as displacement, velocity, acceleration, force and many more. So let us consider it with an example, like if an object is traveling at 5 kilometer distance. Okay, if an object is traveling 5 kilometer distance towards east, okay, then this will be considered as the term of vector quantity, that is displacement. इसे हम समझते हैं क्या कि अगर वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है। जैसे हमने यहाँ देखा डिस्टेंस में ओनली 5 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर 5 किलोमीटर वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी ट्रेवल कर रही है। तो ये था हमारा डिफरेंस में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, जो कि अभी हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे और भी डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फर्दर क्लासेस में भी हम इसे और डिटेल में समझेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, वो है डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। सिंपल डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसे हम अगर दूसरे टर्म में समझे, the length of actual path between the initial position and the final position of a moving body in a given interval of time. That means कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो कंप्लीट डिस्टेंस, वो कंप्लीट जो पाथ वो ट्रेवल करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ओके, सो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल of this, like a body is traveling from path A, B and C. From point A to point C, an object is moving via AB, that is 3 meter, and BC, that is 4 meter. Okay,
सो एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि ए बी सी की तरफ से पहुंचता है, ट्रेवल करता है, जिसमें क्या है ए बी हमारा इसका 3 मीटर ट्रेवल करता है और बी सी ये 4 मीटर ट्रेवल करता है। तो ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, इन दोनों का समेशन ही ए बी प्लस बी सी, ये 7 मीटर जो है ये ट्रेवल किया। ये कंप्लीट जो है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है, ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है कि ये 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट। सो ये कंप्लीट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक का। ओके, अब चूंकि इसमें हमने देखा कि ये ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, किस डायरेक्शन की ओर ट्रेवल करता है, सो इसे हम क्या कहेंगे कि स्केलर क्वांटिटी। सो as we can see that this distance is showing only the magnitude, okay, only a certain value that at what distance the body is covered, so it is a scalar quantity and the value of distance is always positive, it can never be negative nor be zero. Okay, and so we do not consider direction in while calculating distance. Okay, हम distance को calculate करने के लिए कभी भी direction को consider नहीं करते। Okay, so हमारा next topic देखते हैं displacement। अब जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा, जो हमारा distance था वो क्या था, body complete travel कर रहा था from A, B and C। Okay, अब ये जो पाथ हम देख रहे हैं डायरेक्टली A टू C, अब हम यहाँ देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ABC, जिसमें AC हाइपोटेन्यूज के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिसका लेंथ है 5 मीटर। ओके, सो ये जो पाथ है A टू C, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि क्लियर अच्छे से समझ आए। सो ये जो हमारा पाथ है, ये जो पाथ है हमारा A टू C, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे, ये शॉर्टेस्ट पाथ है जो एक बॉडी कवर कर सकता है, कहां, पॉइंट A से पॉइंट C में पहुंचने के लिए। ओके, ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि यहां हम 5 मीटर का देख रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। The shortest distance from the initial position to the final position of the body is called displacement of the body. So let us consider another example. Okay, like here from A, if a body wants to go from point A to point D, then it have to go through AB, then BC, then CD. This is the distance, total distance covered by the body. But if it has to cover the shortest distance so that it can calculate a displacement, so this is the shortest distance, that is AD, and it is towards, we know the sign convention for direction, that is this one east, this one west, this one north and this one south. So अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, अगर इसे हम 5 मीटर सपोज करते हैं, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है AD, तो ये क्या है हमारा 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल करता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है AD। क्लियर, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट D। अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये 5 मीटर जो है ये मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ ये एक डायरेक्शन भी है कि टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, तो हमारा ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें हमने बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को कंसीडर किया है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को कंसीडर किया है। दैट मीन्स जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा
हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को लेके चलना होगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, कैन बी नेगेटिव वैल्यू और इट कैन बी जीरो। ओके, अब इस चीज को आगे हम लोग डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। सो विजुअलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी से नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है। लेट अस सपोज ये एक बॉडी है जो कि पॉइंट O से पॉइंट A जाने में ये x1 डिस्टेंस कवर करता है, पॉइंट O से पॉइंट B जाने में x2 डिस्टेंस कवर करता है, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कि हम देख रहे हैं गिवन इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम A टू B, जो कि हमारा डेल x। ओके, तो अब हम यहाँ फ्रॉम डायग्राम से देख सकते हैं कि x2 x1 से बड़ा है, सो डेल x का वैल्यू हम क्या लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1, ये हमारा डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम अगर पहला केस देखें तो पहले केस में क्या है, अगर x2 का वैल्यू x1 से बड़ा है, जो कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं, दैट इज if x2 is greater than x1, in this case as also we can see, okay, then the displacement will be a positive value, the displacement will be positive value. Okay, now second case, that is when x1 is greater than x2, that means this first one is greater than the second one, then the displacement will be negative one. The initial point is greater than the initial point, this one is greater than the final point, then the displacement will be negative. Now the third case, when the displacement will be zero, that is the initial point and the final point will merge at the same point. जब हमारा initial point x1 और final point x2 एक पॉइंट पे मर्ज कर जाता है तो वो हमारा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ओके, तो ये तीन केस जो मैंने अभी यहाँ पिछले यहाँ बताया था मैंने स्लाइड में कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उसे यहाँ हम अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अब हमने जैसे देखा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक स्ट्रेट लाइन में कवर करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं पॉइंट O से पॉइंट A जाने के लिए कोई बॉडी अगर 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 आवर में, तो नेक्स्ट A टू B जब वो जाता है वो 10 किलोमीटर कवर करता है और वो 2 आवर टाइम। मीन्स अगर हम इन दोनों के बीच का पॉइंट देखें तो जब अगर हम यहाँ और यहाँ का देखें, ओके, इसको अच्छे से समझते हैं, अगर हम यहाँ और यहाँ का देखें तो ये क्या है, 5 किलोमीटर है। हम यहाँ और यहाँ का देखें तो भी ये कितना है, 5 किलोमीटर है। ओके, यहाँ और यहाँ का देखें तो भी ये 5 किलोमीटर ही है। ओके, सो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इक्वल टाइम ड्यूरेशन में यहाँ भी 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, ये पर आवर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो बॉडी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ एक पॉइंट मैंने लिखा है कि अ बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इस चीज को हम आगे जब स्पीड का कॉन्सेप्ट करेंगे तब समझेंगे, अभी के लिए आप इसे मेमोराइज कर ले, आप इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो a body is said to be non-uniform motion if it covers unequal distance in equal interval of time. ओके, हम बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट 1 आवर में
ये बॉडी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट नेक्स्ट 1 आवर में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाने में ये देन अगेन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट उसके बाद पॉइंट बी टू सी में ये फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ 1 आवर का डिस्टेंस तो ले रहा है, बट ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से यहाँ अगर हम लोग जब देख रहे थे, जब फर्स्ट ए टू बी देख रहे थे, तब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 1 आवर में। यहाँ पॉइंट अगर ओ टू ए भी देखें तो यहाँ भी ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था 1 आवर में, बट यहाँ नेक्स्ट बी टू सी में ये 1 आवर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स बॉडी क्या है हमारा, अनइक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आप ये अभी तक मैंने जो भी बताया ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ ले, रिवाइज कर ले। आप लेक्चर को देखें 1 बार 2 बार, जितनी बार आप लगे टाइम आप अच्छे से समझे, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। तब तक के लिए थैंक यू।